तो सर्वप्रथम आपको इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं आपको देखने होंगे। बल का परिमाण निकालना है दो पिंडों के सापेक्ष। F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, और इसका संकेत जो है यहाँ पे दिया गया है। g का मतलब होता है नियतांक और इसका मान इतना होता है। F का मतलब होता है बल। m का मतलब क्या होता है, तो m का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 बटे r का क्या मतलब है, पिंडों के बीच की दूरी। इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला है g इक्वल टू कैपिटल G इंटू m बटे आर स्क्वायर। यहाँ g क्या है, g एक नियतांक है, m का मतलब क्या है, यहाँ आपको ध्यान देना है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और इसका मान होता है 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। r जो कैपिटल R क्या है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। इसके बाद है W इक्वल टू m इंटू जी, ये भार निकालने का फॉर्मूला होता है। भार बराबर m इंटू जी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद चौथा है v2 स्क्वायर, यानी एक वेग दिया हो, ठीक, और दूसरा हमें ज्ञात करना हो, तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। v2 स्क्वायर प्रारंभिक वेग प्लस 2as, यहाँ एक स्थान पे हम g रखेंगे क्योंकि गुरुत्व बल के सापेक्ष है। s बराबर यानी विस्थापन निकालने का है, ऊंचाई निकालने का, तो ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सारे गति के फॉर्मूले हैं। और ये त्वरण निकालने का यानी गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला, एक स्थान पे हम यहाँ पे g लेंगे, तो गति का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v2 माइनस v1 बटे t। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यहाँ पे दिए गए हैं ये। तो आइए इसके प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। यहाँ पहला जो प्रश्न दिया गया है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 kg द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। और यहाँ पे हमें g का मान जो नियतांक होता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, यहाँ पे है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु और यहाँ पे है दूसरी 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, और इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 5 मीटर। और इस पिंड और ये दूसरा पिंड यानी पहले पिंड और दूसरे पिंड आपस में आकर्षण बल लगा रहे हैं, तो वही हमें गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। m1 कितना है 10 प्रथम, और ये है देती है m2 20। बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे 5 मीटर, और एक दूसरे के बीच लगा रहे गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करना है। तो कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आप बताइए, इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। दो पिंडों के सापेक्ष लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण हमें इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये है फॉर्मूला F इक्वल टू जी का मान कितना है, यहाँ देखिए आप 6.7 इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब इसके बाद m1 कितना है, यहाँ पे आप देखिए 10, m2 कितना है, ये है 20 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। F बराबर ये तो जेम कहते हैं 6.7 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू, अभी हम इसको जेम कहते हैं लिखते हैं, 5 का कितना होता है, ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है आर का स्क्वायर। अब इसे कैंसिल आउट किया जाए, 4 5 20, 50 25, 5 से 2 बार में 10, ऊपर कितना हुआ 6.7 इंटू 10 के पावर माइनस 11, 4 दूनी 8। अभी 8 का गुणा हम इसके साथ कराएंगे, ठीक, यहाँ पे 6.7 इंटू 8 और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 11। अब 8 का गुणा यहाँ पे किया जाए, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 6 48 और 5 कितना हुआ, ये हो गया 53। एक अंक पे है दशमलव, तो यहाँ पे इंटू 10 के पावर माइनस 11। और ये क्या था, ये बल था, तो ये न्यूटन में, तो यही इसका आंसर हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या दूसरा हल करते हैं। यहाँ प्रश्न है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 kg है और इसकी त्रिज्या 3.4 × 10⁻6 मीटर है। तो मंगल ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यानी स्मॉल g का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है यहाँ पे द्रव्यमान और त्रिज्या, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके पश्चात g का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना है, 6.4 × 10⁻23 और इसकी त्रिज्या यहाँ पे 3.4 × 10⁻6 और हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे कौन सा, तो यहाँ आपको देखना है कौन सा, तो ये है गुरुत्वीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला G × m/r²। तो चलिए फॉर्मूला यहाँ पे नोट करते हैं। तो ये रहा फॉर्मूला और इसका मान इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए g बराबर, इस g का मान कितना होता है, तो इस g का मान यहाँ पे है 6.7 × 10⁻11 6.7 × 10⁻11 यही होता है। कैपिटल M हमें दिया गया है मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.4 × 10⁻23 बटे में r, त्रिज्या का कितना 3.4 × 10⁻6 यही है, लेकिन इसका स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अभी हम ऊपर वाले को ज्यों के त्यों लिखते हैं, इसका हम स्क्वायर करेंगे 6.7 × 10⁻11 × 6.4 × 10⁻23। देखिए ये होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 बार होगा और ये भी, इसका भी स्क्वायर होगा। तो 3.4 और 3.4 2 बार करेंगे हम यहाँ पे 3.4, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आइए इसका स्क्वायर निकालते हैं। 4 का कितना होता है, ये होता है 16, ठीक, और 9 3 का ये होता है 9। आपस में गुणा कीजिए, 4 3 12, एक डबल, ये हो गया 24, 6 4 1 5 9 2 11 और ये 2 है तो इसका डबल पे दशमलव 11.56 और ये 10⁻6 तो गुणा होगा तो होगा 10⁻12, 6 दूनी 12। तो आइए इसके बाद ऊपर वाले का हम गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 6.7 का गुणा किसके साथ होगा, 6.4 के साथ, ठीक। तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो आप गुणा कर लीजिए, इतना आएगा 42.88 और यहाँ पे देखिए 10⁻−11 10⁻−23 तो ये घट जाएगा क्योंकि घात घट जाता है। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए ये हो जाएगा, मतलब बड़ा कौन सा है, ये है, तो प्लस का चिन्ह, और बटे में कितना 11.56 × 10⁻12 10 के पावर 12 और 10 के पावर 12 दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2 अंक के बाद दशमलव है और इसका भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये कैंसिल आउट। कितना बचा 4288 और नीचे 1156। अब इसको हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही इसका आंसर आ जाता है। ये क्या था, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या तीसरा हल करते हैं। तो यहाँ है 1.2 kg का एक पत्थर पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है। तो इसमें क्या निकालना है, पहला का पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है, और दूसरा जो निकालना है हमें
इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है, और यहाँ पे हमें दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास 6.0 × 10⁻24 और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो सर्वप्रथम जो मान दिए गए हैं हम यहाँ नोट डाउन करेंगे, उसके पश्चात हल करेंगे। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया पत्थर का द्रव्यमान कितना है, m बराबर 1.2 kg और इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया है किताब में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें पहला जो सवाल है पृथ्वी पर पत्थर कितना बल लगाता है, तो पृथ्वी पर कितना बल लगाता है पत्थर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर फॉर्मूला होता है m × a। यही फार्मूला होता है F बराबर m × a। तो आइए इस फार्मूले में मान रखते हैं। तो F बराबर m कितना है, यहाँ पे आप देखिए 1.2, a कितना है, तो a के स्थान पे g होगा। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लिया जाएगा, आपको ध्यान देना है। जहाँ आपको a दिखाई दे तो वहाँ पे a के स्थान पे g होगा। तो a के स्थान पे हम लिखेंगे g यानी 10। कितना हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाएगा 1.2 × 10। हम दशमलव को हटाते हैं तो एक शून्य बैठेगा नीचे, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट और यहाँ पे आ गए 12। तो बल है तो न्यूटन, तो ये इसका आंसर फाइनली आ जाता है 12 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी में इसका ख नंबर देखते हैं, सवाल इसको हल करते हैं। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या होगा, तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसका क्या फार्मूला होता है, यही होता है F बराबर m × a, लेकिन एक स्थान पे हमने यहाँ पे g रखा है। ठीक, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है F बराबर m × a, एक स्थान पे g होगा, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण वही कहा जाएगा। आप थ्योरी में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हमें निकालना है g, ये g का मान। तो आप बताइए m तो इसके साथ गुणा में है, तो ये यहाँ इस तरफ जाएगी तो कहाँ हो जाएगी, ये भाग में। तो g बराबर आ जाएगा हमारा f बटे ये भाग में m। f का मान कितना है, देखिए अभी हमने निकाला है 12। m कितना दिया है आपको ध्यान देना है, ये n नहीं लिया जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रश्न में हमें m के मान रखने के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान पहले से दिया है। अगर ये नहीं दिया होता तब हम m का जो m का मान है यही रखते हैं। ठीक, यही रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है तो यही हम रखेंगे। कितना दिया है 6.0, तो हम इसको 6 ही मानेंगे। हम इसको 6 ही मानेंगे क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं। तो यहाँ लिखिए m के स्थान पे 6 × 10 के पावर कितना था 24, 6 दूनी 12 कैंसिल आउट हो गए। ठीक, ये कहाँ है बताइए आप, ये हर में है और अंश में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 2 × 10 के पावर ऊपर चला गया तो -24। ठीक है, तो इसको लिखना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाता है। तो ये काफ़ी आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया, पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई निकालें। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ इसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ प्रारंभिक वेग यानी u कितना दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम इसको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तभी इसको हल कर पाएंगे। और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे ये -10 कहाँ से आ गया। तो g का मान होता है 9.8, लेकिन किताब में प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 10 लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे -10 होगा। क्यों होगा ऐसा, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए g का मान होता है 9.8 और ये कब होगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो पृथ्वी उसे जो बल से खींचती है, गुरुत्व बल से, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान होता है 9.8 और कई स्थितियों में हम इसको 10 लेते हैं। और जो आपका गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है इसमें जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, किताब ही कहा गया है, किताब ने ही बोला है कि आप g का मान 10 लीजिए। आप देख सकते हैं कहीं भी वहाँ पे 10 लेने के लिए कहा गया है। और किन स्थितियों में माइनस हो जाता है, अगर कोई वस्तु नीचे से
कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए, थ्रो की जाए, तो वहाँ पे जी का मान माइनस होगा, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, वो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल के सापेक्ष उसको तोड़ते हुए जा रही है। गुरुत्व बल लगता है नीचे की तरफ, लेकिन वो विपरीत दिशा में जा रही है, ऊपर की तरफ, तो इसलिए हमेशा जी का मान माइनस हो जाएगा। कब? जब वस्तु नीचे से फेंकी जाए तब, ऊपर से नहीं होगा, ऊपर से प्लस ही होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कभी भी नीचे से कोई वस्तु फेंकी जाए तो वहाँ वस्तु गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और गुरुत्व बल लगता है नीचे की तरफ, इसलिए उसका मान होता है -10। तो यहाँ पे क्या है, कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया तो जी का मान कितना होगा, -10 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमें क्या निकालना है, महत्तम ऊंचाई निकालना है। एस निकालना है या एच निकालना है, तो हम फॉर्मूले से पता करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो आप बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। यहाँ देखिए आप, इसमें से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक, इसमें से यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा 0, और U1 यानी प्रथम वेग तो हमें दिया है कितना, 126, ठीक, 2a, और a का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, -10, s हमें तो निकालना है, तो यही होगा। ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है, समय कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हम इसी फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि ये प्रारंभिक वेग है, तो द्वितीय वेग V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कैसे 0 होगा, यहाँ आपको ध्यान देना है कि वस्तु को जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक स्थान पे आकर वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम वेग कितना हो गया, V2 0 हो गया। और V1 यानी U कितना हो गया, U पहले से हमें दिया है कितना, 126, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आइए इसको 126 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देना होगा, ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1000/3600, लेकिन यही आता है 5/18। तो यहाँ देखिए आप, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ये 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 5 35, 35 मीटर प्रति सेकंड इसका आ गया मीटर सेकंड में, 35 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आइए सभी मान हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो आपको गौर से यहाँ पे देखना है V2 कितना है, यानी दूसरा वेग, तो ये है 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू U, यानी किस वेग से फेंकी गई, 35 मीटर प्रति सेकंड, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, A कितना है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान हम बोले कि आपसे कि A जहाँ दिखाई दे वहाँ G आपको लेना है, तो G का मान -10, S तो हमें निकालना है, ठीक, ऐसे ही ये 0 का 0 होगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है, आप देखिए, इकाई अंक 5 है, 50 25 और 1 बढ़ा दीजिए आप, चलती नहीं 12, ये हो गया 12 25, प्लस 10 दूनी 20, माइनस का 20, और यहाँ पे क्या है, S है, ठीक है। ये 1225 इस तरफ आएगा, 0 माइनस 1225, ठीक, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस तो होगा जी, यहाँ पे माइनस का 20S, 0 में से 1225 घटा तो कितना होगा, माइनस का 1225, और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे S, ये माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो भाग में माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आप इसे भाग करके देखिए, 1225 में 20 से भाग देना है हमें यहाँ पे। तो आइए भाग देते हैं, ये कितने बार में जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा। यहाँ से देखिए 20 छक्का 120, ठीक, तो 6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको भाग करने पे, यहाँ पे आप 61.25, यही इसका आंसर आएगा भाग देने पे। ये क्या निकल गया, S निकल के आ गया, यानी विस्थापन ऊंचाई, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, विस्थापन कहें या ऊंचाई कहें, और हमें यही निकालना था, ये मीटर में होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। आइए इसके पश्चात अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। कोई पत्थर किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और वह 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचता है। बताइए कि पहला है पत्थर किस वेग से फेंका गया तथा ख नंबर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा।
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई पत्थर किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, तो वहाँ पे जी का मान कितना होगा? यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको लेना है जी का मान माइनस में। क्यों? क्योंकि नीचे से जब ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण उस बल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, क्योंकि बल तो लगाएगा नीचे और वस्तु जा रही है ऊपर, तो जी का मान माइनस में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमें क्या निकालना है? पत्थर किस वेग से फेंका गया। जिस वेग से फेंका गया, कोई पत्थर किसी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस वेग से फेंका जाता है वही तो निकालना है। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया है? दूरी दिया है। तो आइए जो मान दिए हैं पहले लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रारंभिक वेग हमें तो निकालना है किस वेग से फेंका गया, और वहाँ पे जो जिस वेग से फेंका गया तो वस्तु ऊपर जाएगी तो कुछ क्षण के लिए रुकेगी। जैसे ये यहाँ से मैं कोई पत्थर ऊपर फेंकता हूँ तो यहाँ पे जाके तो यहाँ पे रुकेगी, कुछ क्षण के लिए रुकेगी और फिर नीचे आएगी। तो रुकते समय उसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो v ये प्रारंभिक और ये अंतिम, यानी अंतिम को कहा जाता है v और प्रथम को u। आपको ध्यान रखना है। तो v कितना हो जाएगा? 0। तो v 0 हमने यहाँ पे लिया है। s विस्थापन, h कहें या ऊंचाई कहें, तो इसकी कितना है? 80 मीटर। g कितना है? -10। ठीक, हमें क्या निकालना है? एक वेग दिया हो और दूसरा पूछ रहा हो तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, गति के फॉर्मूले से। v² = u² + 2as। आपको ध्यान रखना है, एक स्थान पे हम जी लेंगे। हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि एक स्थान पे हम जी लेंगे। तो v² कितना है? ये तो है 0 है, दूसरा वेग है 0। u कितना है? u², ये हमें तो निकालना है। a कितना है? ये तो -10 है। s कितना है? s तो 80 दिया हुआ है। ये 0² तो 0 ही हो जाएगा। u² तो j कहते हो, -10 और 2, 10 दूनी 20। आपको ध्यान रखना है कि माइनस में है, माइनस का 20 और ये 80, 20 में 80 से 8 दूनी 16 यानी 1600, माइनस का 1600 होगा। यहाँ पे माइनस है। 0 बराबर u², आपको ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस का 1600। ठीक, अब इसके बाद इसको ये माइनस कर देते हैं, ये माइनस है, ये u²। ठीक, ये माइनस का 1600 उस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पहले से 0 है, माइनस का 1600 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1600 हो जाएगा। 0 में 1600 ऐड किया जाए तो कितना होगा? तो इतना ही आएगा 1600। यहाँ पे u², वर्ग का पक्षांतर किस तरफ? इस तरफ होगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे वर्ग होता है वर्गमूल में, तो ये हो गया वर्गमूल 1600। यहाँ पे u 16 किसका वर्ग, 1600 किसका वर्गमूल क्या होता है? ये होता है 40। u 40 क्या आ गया? 40 आ गया प्रथम वेग, यानी u क्या है? प्रथम वेग, तो इसी वेग से फेंका गया था। 40 मीटर प्रति सेकेंड u का मान। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया। इसके बाद इसी में देखते हैं और कोई सवाल दिया है। तो ख में हमें निकालना है महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा, समय निकालना है। ठीक, तो चलिए कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें? तो हम त्वरण का फार्मूला अप्लाई करेंगे। त्वरण निकालने क्या होता है? v2 - v1/t। और एक बात ध्यान रखना है कि एक स्थान पे हम यहाँ पे जी लेंगे। ठीक, ये गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष है। तो क्या होगा? g = v2 क्या होता है? तो v2 होता है v, v1 क्या होता है? ये होता है u, और ये t। ये सारे बेसिक बातें हैं, ये पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। हमें निकालना है समय। तो अगला जो स्टेप होगा, ये भाग में है तो हम इसको गुणा में लेके चले जाते हैं। g t, यहाँ पे क्या आ गया? v - u। ठीक, हमें समय निकालना है तो t, तो ये गुणा में तो इस तरफ भाग में v - u/g। अब इसका मान हम रख देंगे, आसानी के साथ निकल जाएगा। v का मान कितना है? यहाँ देखिए आप 0। u कितना है? अभी हमने निकाला है, किस वेग से फेंका गया था वस्तु को। यहाँ देखिए आप, हमने निकाला है 4। हमने कितना निकाला? u का मान अभी 40 निकाला, तो 40 वहाँ पे रखेंगे।
ये हो गया 40। और जी कितना रखें, तो जी रखेंगे -10 क्योंकि नीचे से फेंका जा रहा है। 0 में से 40 घटे तो हो जाएगा -40 और बटे में -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 10 चौक 40, 4 सेकंड। ठीक, ये इसका आंसर आ जाता है फाइनली। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात देखेंगे इसका अगला प्रश्न। पत्थर को किसी भवन के छत के किनारे से गिराया गया, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है। ये जो सवाल है काफ़ी आसान सा सवाल है। आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ आपको ध्यान देना है, किसी पत्थर को किसी भवन के छत के किनारे से गिराया गया। ये एक भवन है और ये छत है और ये इसका किनारा है। तो यहाँ से देखिए एक पत्थर को नीचे गिराया जा रहा है। यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को, ये रहा खिड़की, ठीक, ये भवन के बीचों बीच है, ये लाल से दिख रहा है, ये 2 मीटर ऊंची खिड़की है। तो इस खिड़की को ये पत्थर 0.1 सेकंड में पार कर लेता है, काफ़ी कम समय में पार कर लेता है। तो खिड़की के ऊपरी किनारे से, ये खिड़की का निचला किनारा, ये खिड़की का ऊपरी किनारा, किनारे से छत कितना ऊपर है। इस ऊपरी किनारे से छत ये जो है यहाँ से यहाँ तक हमें ऊंचाई निकालनी है। आइए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे नोट करते हैं। दिया गया मान, खिड़की की ऊंचाई कितनी है, तो खिड़की की ऊंचाई दिया गया है 2 मीटर यहाँ पे। और ये 2 मीटर की जो खिड़की है, ये पत्थर उसको कितने समय में पार करता है, 0.1 सेकंड में पार करता है। और जी का मान हमेशा लिया जाता है 9.8। और यहाँ पे हमें निकालना है क्या, हमें ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है, ये जो दूरी है, हमने यहाँ x माना है और ये तो पहले से दिया गया है 2 मीटर। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अंतिम वेग। देखिए यहाँ से पत्थर गिराया गया तो पहले की स्थिति में उसका वेग तो 0 था, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ से जब गिराया गया तो वहाँ पे जो u का मान था वो 0 था। और यहाँ पे कितना था ये हमें ज्ञात करना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक खिड़की के सबसे ऊपरी किनारे तक। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे इसका अंतिम वेग। प्रथम से कोई पत्थर फेंका गया तो उसका अंतिम वेग यहाँ तक, खिड़की के ऊपरी किनारे तक क्या होगा, ये पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है दूरी निकालने का, हाइट निकालने का, ut + ½ GT², यहाँ पे g लिया जाएगा। ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ देखिए, तो खिड़की के अनुरूप ऊंचाई दिया गया है 2 मीटर, क्योंकि किसी को पार करना है। 2 हो गया, u तो हमें निकालना है, u हमें निकालना है, t, u + 0.1 + 1/2 और g का मान 9.8 और समय दिया गया है 0.1। ये कैंसिल आउट 4.9। यहाँ देखिए ये रहा 2 = आपस में गुणा हो गया 0.1 u प्लस, और ये आपस में गुणा हो गया, इतना आ गया 0.049। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इस तरफ ला दिया, ये प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आ गया और यहाँ पे बचा ये वाला, ये घट गया, 2 में से इतना घटा, बच गया 1.951 और यहाँ पे 0.1 u। अब यहाँ से u निकालेंगे, ये गुणा में इस तरफ आ जाएगी भाग में, तो कितना निकल के आ गया 19.51 मीटर सेकेंड। तो ये क्या है, ये 19.51 छत का अंतिम वेग है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ का अंतिम वेग है। तो आप बताइए इसका प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 और अंतिम वेग हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे निकाला है कितना 19.51। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ 19.51 छत का अंतिम वेग है, अतः छत पर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। आइए इसके बाद हम लोग गति के दूसरे फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं v2, v² = u² + 2gh। तो यहाँ देखिए v2 कितना है, यानी जो लास्ट वाला वेग हमने निकाला अंतिम वेग ये रहा, इसे v द्वारा सूचित किया जाता है और प्रारंभिक वेग को u द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये रहा इसका स्क्वायर = ये तो हमें निकालना है, ये तो इसका मान पहले से दिया गया है 0² + 2g का मान 9.8, h तो हमें निकालना है, जो मेन पॉइंट है h हमें, यानी x का मान ये निकालना है। तो ये उसके स्थान पर हम x रखेंगे यहाँ पे। इसका स्क्वायर आ गया इतना 380.64, ये सारा आ गया कितना आ गया 19.6 और ये x।
x गुणा में इस तरफ आ गया, ये भाग में आ गया 19.6 इस तरफ, ये कैंसिल आउट हो गए तो आ गया 19.5 मीटर। ये फाइनली जो खिड़की है यहाँ से लेके यहाँ तक छत की ऊंचाई कितनी आ गई 19.5 मीटर। तो इसके पश्चात हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां। यदि पृथ्वी पर आपका भार 50 kg हो तो आपको पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा ताकि आपका भार कितना हो जाए 25 किलो रह जाए। ये जो सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और ये काफ़ी आसान भी है। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि पृथ्वी पर आपका भार 50 kg हो, ये रहा पृथ्वी का सतह और यहाँ पे आपका भार कितना है 50 kg है। तो आप पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर चले गए। तो यहाँ देखिए कितनी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा, तो हमने माना h ऊंचाई तक हम चले गए तो आपका भार कितना हो गया, ये हो गया 25 kg। तो हमें ये ऊंचाई निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, हमें ऊंचाई निकालना, यानी कितनी ऊंचाई तक जाएं कि आपका भार एकदम आधा हो जाए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए दिया गया मान, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार कितना है, यानी W कितना है यहाँ पे, तो ये 50 kg है। पहले तो 50 kg है, तो पृथ्वी से h ऊंचाई पर व्यक्ति का भार कितना हो गया आप बताइए, यानी W2 कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 25 kg। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है। और एक बात आपको ये फार्मूला ध्यान देना है, जो बल होता है वो भार के बराबर होता है, यानी F बराबर W इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, F इक्वल टू W इक्वल टू Gm1 इंटू M2, ठीक है, बटे R²। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसी फार्मूले से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, पृथ्वी पर आपका भार यानी व्यक्ति का भार कितना है 50 kg है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। W के स्थान पे क्या होगा आप बताइए, तो W के स्थान पे होगा, ये पृथ्वी पर भार है तो पृथ्वी पर भार है 50 kg, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे 50, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 50। G का मान अभी ज्यों के त्यों होगा। इसके बाद M1 और M2 ये क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये ज्यों के त्यों हम लोग लिखेंगे M1 इंटू M2 R²। तो यहाँ पे हम लोग R² के स्थान पे 6400 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हम अभी इसको ज्यों के त्यों ही लिखते हैं R², और इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो ये प्रथम भार तो आपको समझ में आ गया होगा, व्यक्ति का पृथ्वी पर भार ये कितना है, ये 50 है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए h ऊंचाई पर भार, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर भार कितना हो गया, ये तो 25 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W के स्थान पे 25 लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू G तो ज्यों के त्यों, और M1 और M2 ये भी ज्यों के त्यों हम लोग लिखेंगे। अभी इसका मान हमें नहीं मालूम है। और यहाँ देखिए बटे में R² है, तो ये तो पृथ्वी की सतह से है, लेकिन त्रिज्या तो बढ़ गई, तो ये R यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना हो जाएगा R प्लस h हो जाएगा। तो R प्लस h का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग ज्यों के त्यों भी लिखते हैं R प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 से यानी भाग करने पर। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है यहाँ पे तो 50, और यहाँ पे कितना है बटे 25, ठीक है। और यहाँ पे कितना है Gm1 इंटू M2 बटे R², और ये बटे में आ जाएगा। यहाँ पर भी है Gm1 इंटू M2 और ये R प्लस h का होल। तो इसके बाद देखिए हम लोग ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक, और यहाँ पे ये ऊपर वाला भी कट जाएगा Gm1 इंटू M2। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 2, और ये पलट जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ देखिए तो ये चला जाएगा ऊपर R प्लस h का होल स्क्वायर और बटे में ये R²। तो इसको हम लोग 1 में कर देते हैं, इस पे भी वर्ग है और तो इस पे भी वर्ग है, तो हम इसको 1 में लिख सकते हैं R प्लस h बटे R,
यानी ये दोनों के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है 2, इनको हम अलग अलग कर देते हैं, r/r प्लस h/r का इसका होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए r से r कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे 1 बचा h प्लस r का होल स्क्वायर। तो ये वर्ग जो है ये इस तरफ आ जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये √2 यहाँ पे 1 प्लस h/r, तो इतना बचा। ठीक है, तो √2 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1.4142। ये √2 का मान होता है। तो यहाँ देखिए 1 को हम इस तरफ ला देते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा h/r। तो r के स्थान पे हम इसका मान रख देते हैं, तो कितना है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400। अब यहाँ देखिए इतने में से हमें 1 घटाना है, तो कितना बचेगा, 0.4142 बचेगा। आप इसे घटा के देख सकते हैं। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा h/6400। अब यहाँ देखिए ये 6400 कहाँ है, ये 6400 भाग में है, तो इस तरफ पक्षांतर होगा, ये गुणा में आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0.41। तो यहाँ देखिए ये भाग में है, गुणा में आ गया, 0.4142 इंटू 6400 बराबर h। ये गुणा करने पर कितना आएगा, तो ये 2650। ठीक है, 0.88 इतना ही आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है, यानी इतना ऊंचाई होनी चाहिए उस वेट को आधा होने में। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से दुगना और त्रिज्या 3 गुना हो तो उस ग्रह की सतह पर 9.0 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान जो पृथ्वी से क्या हो, दुगना हो और त्रिज्या भी तिगुनी हो, तो उस ग्रह पर 9 किलो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, g/m/r²। और दूसरे ग्रह पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए g, और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है द्रव्यमान क्या हो, दुगना हो, तो यहाँ पे हमने दुगना कर दिया। और त्रिज्या 3 गुना हो, त्रिज्या को हमने तिगुना कर दिया। तो यहाँ देखिए g/2m। ठीक है, और ये 9r² गुणा हो गया। अब यहाँ पे g, अब यहाँ पे m, ये और ये एक साथ, और 2/9 को हमने अलग कर दिया ताकि कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो इसलिए g' कितना होगा, तो इस पूरे का मान कितना होता है, इस पूरे का मान होता है 9.8, और यहाँ पे 2/9। तो वस्तु का भार निकालने का जो फॉर्मूला होता है m/g'। m का मान कितना है, देखिए m का मान है, यहाँ पे दिया गया है आपकी बुक में 9 kg, और g' का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला है, इस g' का मान होता है 9.8, और g' का मान अपनी हमने यहाँ पे निकाला, ये रहा, 9 से 9 कैंसिल आउट, 9.8 का गुणा 2 के साथ, तो 19.6 न्यूटन आ गया, उस वस्तु का भार आ गया। 9 किलो वस्तु का भार उस ग्रह पे कितना होगा, 19.6 न्यूटन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 1/6 है। और यहाँ पे हमें कितने प्रश्न हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है 4 प्रश्न। पहला देखिए का नंबर, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो इसका पहला सवाल हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी पर उस व्यक्ति का भार कितना है, 600 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार हो जाएगा 1/6 × 600, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। तो पहला सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, यदि वह व्यक्ति पृथ्वी पर 2.0 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचा कूद सकेगा।
तो ये ऊंचाई कूदने की बात हो रही है, तो वो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति 6 गुना कूदता है पृथ्वी की अपेक्षा। तो पृथ्वी पे कितना कूदता है 2 मीटर, तो चंद्रमा पे कितना कूद जाएगा 6 गुना 2 यानी 12 मीटर यहाँ पे। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ग नंबर, व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान क्या है। तो व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान, तो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है यहाँ पे जो W दिया गया है अर्थात भार हमें दिया गया है 600 न्यूटन। तो W का फॉर्मूला होता है m/g। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। तो ये गुणा में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा m = W/g। W कितना है 600 और g का मान हमें 10 रखना है क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया है। यहाँ देखिए, ठीक है, तो यहाँ कितना आगे आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 60 आ गया। तो व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान हो जाएगा 60 kg। इसके बाद इसका आखिरी प्रश्न, व्यक्ति का चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान है। तो यहाँ देखिए पृथ्वी पर हमें अब, तो पृथ्वी पर हमने अभी निकाला द्रव्यमान 60 kg, तो उसी व्यक्ति का चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पृथ्वी पर या चंद्रमा पर या अन्य कोई पिंड पर द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। अतः व्यक्ति का द्रव्यमान हमेशा 60 किलो ही होगा जो इसका पृथ्वी पर है। तो आंसर में आपको यही लिखना है 60 किलो, अर्थात नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 9 आसानी से समाप्त हो जाता है। तो इसके पश्चात हम लोग प्रश्न क्रमांक 10वां हल करेंगे। 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा। हमें इस प्रश्न में बल ज्ञात करना है, यानी बल क्षमता ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम जो मान दिए गए हैं हम उनको लिखेंगे। देखिए दाब कितना है, तो ये 12 पास्कल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ये स्क्वायर देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा ना करके 100 गुना 100 करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर, ये ऊपर गया। तो देखिए कितना है, कितना शून्य है, तो 4 शून्य है, तो ऊपर गया तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। हमें निकालना है बल, तो ये बल निकल जाएगा दाब इनटू क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ है, ये भाग में है तो उस तरफ गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए बल निकालना है हमें, यानी F बराबर दाब कितना है, दाब है 12 पास्कल, क्षेत्रफल कितना है 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर है। तो ये रहा, और ये न्यूटन में है, तो ये बल है इसलिए न्यूटन है। तो यही इसका आंसर आ जाता है। तो इसके पश्चात हम लोग प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे। 7.5 विशिष्ट घनत्व की एक वस्तु का भार हवा में 0.03 kg है। पानी में उसका भार बताएं, किसका, उस वस्तु का। तो सर्वप्रथम जो मान दिए गए हैं यहाँ हम लिखेंगे। दिया गया मान विशिष्ट घनत्व कितना है, देखिए 7.5 है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना, आपको ज्ञात करना है पानी में भार बताएं। ठीक है, एक वस्तु का। तो जो ज्ञात करना है हम उसे x मान लेंगे क्योंकि हमें भार तो पहले से नहीं दिया है, हमें ज्ञात करना है। माना वस्तु का पानी में भार x, हवा तथा पानी में भार का अंतर। तो उसी वस्तु का देखिए हवा में इतना है और हमने अभी पानी में x माना, तो अंतर हम यहाँ पे निकालेंगे। हवा तथा पानी में अंतर 0.03 माइनस x। ठीक है, यानी भार में अंतर, ये हवा का और ये पानी का। तो विशिष्ट घनत्व, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो निकाला जाता है वो ऊपर होता है। जो चीज़ हमें निकालना होता है अनुपात में वो उसे ऊपर रखा जाता है और शेष को नीचे रखा जाता है। तो विशिष्ट घनत्व बराबर पानी में भार, हवा तथा पानी में भार का अंतर। विशिष्ट घनत्व का मान दिया है 7.5, यहाँ देखिए इक्वल टू पानी में भार x माना है, x हो गया, बटे में इन दोनों का अंतर यहाँ देखिए 0.03 माइनस x यहाँ पे। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करा दिया जाए, x का 1 के साथ 7.5 इन सभी के साथ। तो यहाँ देखिए x का 1 के साथ x हो गया, 7.5 का 0.03 के साथ तो आ गया 0.225। ठीक है, और 7.5 का गुणा इस -x के साथ होगा तो -7.5x हो जाएगा।
अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे इतने हैं, तो हम इस -7.5x को इस तरफ ला देते हैं। ये माइनस का है तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा, और यहाँ तो पहले से x है, तो ये हो गया 8.5x। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ये सिर्फ 0.225 बचा। तो यहाँ देखिए हमें x का मान निकालना है, ये गुणा में है तो उस तरफ भाग में चला जाएगा, यहाँ पहले से ये भाग में आ गया, तो हम लोग भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 0.026 kg। तो यही निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ये पानी में उस वस्तु का भार निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 12। किसी ठोस पदार्थ का भार हवा में 3 न्यूटन है, उसी ठोस का किसी द्रव में भार 2.6 न्यूटन तथा पानी में कितना भार है, 2.5 न्यूटन है। द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या है। तो सर्वप्रथम जो मान दिए गए हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हवा में भार कितना है, देखिए उस ठोस पदार्थ का हवा में भार आपको ध्यान रखना है, ये पहले भार है, ये 3 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और उसी ठोस का किसी द्रव में भार कितना है, 2.6 न्यूटन है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये द्रव है ना कि द्रव्य है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन हो जाता है, द्रव और द्रव्य एक ही चीज़, ये अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस, यानी तीनों ही अवस्थाएं आ जाएंगी। और द्रव्य का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ है, तो ये द्रव है, यानी ठोस, द्रव और गैस। किसी भी अवस्था में भार उस ठोस का कितना है, 2.5 न्यूटन है। और यहाँ देखिए, यहाँ तरल पदार्थ है और उस ठोस का पानी में कितना है, 2.5 न्यूटन है। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व क्या है, यानी उस ठोस, द्रव और गैस का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का निकालना है। तो जो मान दिए गए हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हवा में 3 न्यूटन, द्रव में भार कितना है, तो द्रव में भार देखिए 2.6 न्यूटन, पानी में कितना है, पानी में 2.5 न्यूटन है। तो अब प्रश्नानुसार द्रव में ठोस के भार में आई कमी, तो पहले कितना था, 3 था, द्रव में कितनी आ गई कमी, 2.6। तो कैसे निकाला जाए, इतने में 3 में से इतना घटा देंगे तो कमी निकल के आ जाएगी 0.4 न्यूटन। पानी में ठोस पदार्थ के भार में आई कमी, पहले कितना था, 3 था, ठीक है। पानी में कितना हो गया, 2.5, कितने की कमी हुई, 0.5 न्यूटन। हमें अपेक्षित घनत्व निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अपेक्षित घनत्व, जो निकालना होता है वो ऊपर और शेष नीचे। क्या निकालना है हमें निकालना है द्रव का अपेक्षित घनत्व। तो द्रव का कितना आया, यहाँ देखिए, ये द्रव का आया 0.5, तो इसे ऊपर रखेंगे और ये शेष बचा इसको नीचे रखेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 10 आ जाएगा, तो 4/10, और इससे भी पॉइंट हटाएंगे तो 5/10, और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 4/10, तो ये पलट गया, ये हो गया 10/5 हो गया। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे 4/5। तो ये भाग लगाया जाएगा, आइए लगा लेते हैं भाग हम लोग ऐसे, 4/5, 4 अंदर 5 बाहर। तो ये कमी है तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव डालेंगे और यहाँ पे शून्य लगाएंगे। कितने बार में, तो ये 8 बार में जाएगा, 8 5 40, कैंसिल आउट, कितना आ गया 0.8, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.8। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो समाप्त होता है आज का सेशन, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।